नमस्कार दोस्तों। फिर आधुनिक भारत का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है, जिसमें कई सारे टॉपिक्स करा चुका हूं और जो बच रहे हैं उनको करा रहा हूं धीरे धीरे। तो आइए हम बात करते हैं भारत के विभिन्न संस्थाओं का विकास। किन किन संस्थाओं का विकास कब और कैसे हुआ और किसने किया। सबसे पहले देखेंगे शिक्षा का विकास कब हुआ, किसने किया, कहाँ हुआ। जनरल वारन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन किया जाता था। किसने? जनरल वारन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की और फारसी और अरबी का अध्ययन किया जाता था। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया। लॉर्ड वेलेजोली द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया। अंग्रेज धर्म प्रचारक एवं ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा प्रसार के हेतु श्रीरामपुर कलकत्ता को अपना केंद्र बनाकर बाइबल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया था। एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से घटना सबसे पहले हुई। स्वामी दयानंद के आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो बी इसका उत्तर सही है कि दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया सबसे पहले इन घटनाओं में। अगला है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान का नाम है बनारस का संस्कृत कॉलेज, संस्थापक विलियम जोन्स। कलकत्ता मदरसा वारन हेस्टिंग्स। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजोली। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सा सही सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन डी सही सम्मिलित है, बाकी दो गलत हैं। देखेंगे कि पाश्चात्य विवाद को हल करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति यानी बंगाल का प्रधान नियुक्त कर उन्हें शिक्षा के माध्यम पर अपना विवरण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन, ये एक सिद्धांत था जिसको लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया। किंतु इस सिद्धांत का वास्तविक जनक मैकाले था। कौन था वास्तविक जनक? जो थे मैकाले थे। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार ब्रिटिश शासन द्वारा संस्थागत शिक्षा की पहल की गई। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहा जाता है, जिसमें उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के कला, दर्शन, साहित्य और विज्ञान का प्रसार करा। लॉर्ड रिपन ने 1882 के
ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसका उद्देश्य शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करना एक प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव देना था। उड के डिस्पैच की क्रियान्वित होते ही अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत प्राप्त हो गया। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया आयोग की सिफारिशों के आधार पर। तो नोट डाउन करते रहना है जो जहाँ पे टॉपिक दिख रहा है, जहाँ पे डेट ऑफ है, जैसे लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन 1882 डब्ल्यू हंटर आयोग की स्थापना करी और लॉर्ड कर्जन ने 1902 में, इन्होंने 1902 में लेकर के आए हैं। 1917 में डॉक्टर माइकल सैंडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु सरकार ने एक आयोग गठित किया। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे लेखों तथा अक्टूबर 1937 के ईस्वी में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई थी। एक क्वेश्चन है, उसको हम देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीवाई की क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई थी। दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ये सही है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। कौन से खासकर जो दो ऑप्शन है ये सही है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन और एक है, वो देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1923, प्राचीविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसके तीनों सही हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। वुड डिस्पैच की बात करेंगे कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित सिद्धांतों कौन सा सत्य है कि सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। ऐसा नहीं था, बल्कि ऑप्शन ए जो है 1 और 2 सही हैं, जो तीसरा ऑप्शन है गलत है। अब देखते हैं भारत में प्रेस का विकास, शिक्षा का विकास। आपने लॉर्ड मेकाले को जनक माना जाता है और वुड डिस्पैच वगैरह जो हैं उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, आपने ध्यान दिया होगा। तो शिक्षा का विकास मैंने भी बताया। अब बात करेंगे प्रेस का विकास, जिसे आज हम खासकर मीडिया जो हमारा भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है, उसका विकास कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और सबसे पहले कौन सी किताब छपी गई, इन सब को लेकर हम बात करेंगे। कहाँ छापा खाना खोला गया, कहाँ से शुरुआत हुई है, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। तो भारत में जो प्रेस का विकास हुआ है तो लगभग पहला छापाखाना जो खोला जाता है 1684 में बॉम्बे, यानी आज की बॉम्बे है जो बम्बई था, कि आधुनिक भारतीय समाचार पत्र का उद्भव भारत में यूरोपियन लोगों के आगमन से संबंध है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा स्थापित किया गया। गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत में पहली पुस्तक छापी थी। कब छापी थी? गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में भारत में पहली पुस्तक। ध्यान रखना है, नोट करना है कि पहली पुस्तक कब छपी,
कहाँ छपी, किसने छापी, तो कब छपी 1557 में, और किसने छापी, पादरियों ने, गोवा के जो पादरियों ने। कहाँ छपी, गोवा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस यानी छापाखाना स्थापित किया था। जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गैजेट को भारत का प्रथम समाचार पत्र अखबार यानी स्वीकार किया जाता है। न्यायपालिका है कि न्यायिक सुधार की दिशा में आरंभिक प्रयास गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया। किसमें, न्याय सुधार, जो न्यायिक सुधार है उसमें इनका नाम जो वारेन जनरल हेस्टिंग्स का लिया जाता है। कि न्यायिक विकास के क्षेत्र में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अत्यधिक महत्व है। बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। जिन अदालतों से ऊपर प्रांतीय अदालतें थीं, सदर दीवानी, उससे ऊपर सदर दीवानी एवं सदर नियामत अदालत होती थी, जो कि कलकत्ता में स्थित था। कुछ मामलों में इसके विरुद्ध अपील इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में होती थी। इंग्लैंड में स्थित है, कहा सुना जाता है कि प्रिवी काउंसिल कहाँ स्थित है, तो इंग्लैंड में स्थित है। लॉर्ड रिपन को आप जानते होंगे कि लॉर्ड रिपन के समय 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद आया, जो कि इस बिल के माध्यम से विधिक मामलों में भारतीय एवं यूरोपीय न्यायाधीशों को समान शक्तियां प्रदान की गईं। इस बिल के द्वारा अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों से जुड़े मामले की सुनवाई कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि भारतीय न्यायाधीश थे पहले नहीं कर सकते थे 1884 से पहले, लेकिन मामलों की सुनवाई अब कर सकते थे। इस बिल का यूरोपीय लोगों ने संगठित होकर विरोध किया। किसने किया विरोध, यूरोपीय लोगों ने, जिसके कारण इस बिल को वापस लेना पड़ा। इसी विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही त्याग पत्र दे दिया। अगर कहीं से क्वेश्चन उठता है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रिपन ने त्यागपत्र क्यों दिया, तो उसका सही आंसर होगा कि उन्होंने जो एक योजना लाए थे, जो बिल लाए थे, उसमें भारत के न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों से जुड़े मामले सुनवाई करने का अधिकार हुआ था, लेकिन वो वापस लेना पड़ा। इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। 1935 है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में संपूर्ण भारत यानी ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के लिए एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इस न्यायालय को आधुनिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समान व्यापक शक्तियां दी गईं। इसी अधिनियम में विधानमंडल के महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। एक क्वेश्चन देखेंगे कि एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, और ये 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, उसमें कोई वो नहीं है, और इस पर हम ठीक से चर्चा करेंगे कि भारतीय एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। भारतीय द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों व पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, ये भी गलत है। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना, बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। तो ध्यान देना है कि लॉर्ड रिपन ने त्यागपत्र क्यों दिया, वो भी यही वजह है, और उनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ था, उसके पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन बात करेंगे कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया। भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना, ये ऑप्शन बी, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों के प्रभाव, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदार को बढ़ना, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये जो है उत्तर इसका डी राइट आंसर है, बाकी जो 3 है वो गलत है। अब हम बात करेंगे यहाँ तो मैं शिक्षा का
विकास देखा कैसे हुआ, और उसके बाद मैंने प्रेस का विकास देखा कैसे हुआ, पहली पुस्तक कहाँ छपी, किसने छापी, और उसके बाद कौन आया अंग्रेज़ 1600 में, 16वीं शताब्दी में, खासकर 16 में छापा खाना का आविष्कार हुआ। और लगभग में 1557 में जो यूरोपियंस ने गोवा में पहली पुस्तक छापी, तो याद रखना है किसने छापी, कहाँ छापी, क्यों, और ख़ासकर उसके बाद किसने छापी। और प्रेस का विकास ऐसे ही बढ़ता गया, जो आज हमारा भारत का चौथा स्तंभ बना पड़ा है। अब हम बात करेंगे कि आधुनिक भारत में जन आंदोलन कौन कौन आंदोलन हुए, उनके नेता कौन कौन थे, क्या क्या महत्व रहा, कितना महत्व रहा, किनको दबाया गया, किनको नहीं दबाया गया, किनको कितना कष्ट सहना पड़ा, और क्या क्या समस्याएं हुई। तो हम इन सभी की बातों को दे करके आए हैं और आपसे चर्चा ज़रूर करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि ये कंटेंट उनको सबको मिल सके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बताएं कमेंट में आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और हमारे साथ बने रहें, और हम आपको डेली बेसिस पे कुछ न कुछ अच्छे से अच्छा लाएंगे और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं आधुनिक भारत में जन आंदोलन। कि जन आंदोलन क्या था। जो विद्रोह होते थे, इन विद्रोहों को जनाधार और शक्ति हमेशा शोषित किसानों, दस्तकारों और राजाओं व नवाबों की विघटित सेनाओं के सिपाहियों से मिलती थी। नागरिक विद्रोहों का सिलसिला बंगाल और बिहार में ब्रिटिश राज की स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था। मतलब जो विद्रोह होते थे, इनका नेता कुछ और कहता था, एकता नहीं बना पाए कभी। एक तो पहली बात, इन लोगों के पास हथियार की कमी थी। इन चीज़ों की कमी होने के बावजूद ये लोग एकत्रित होकर विद्रोह नहीं कर पाते थे। जब विद्रोह होता था तो हर जगह पे कर बैठते, एक जगह सबके सब मिल करते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी इन्होंने जितना विद्रोह किया कि 1763 से लेकर 1855 लगभग 40 से भी ज़्यादा विद्रोह हुए, और हर विद्रोह को लगभग दबाया गया, क्योंकि जो हमारे पास व्यवस्थाएं थी उस प्रकार की नहीं थी जो अंग्रेज़ों के पास थी, और हमारे अंदर एकता नहीं थी, हमारे ही लोग हमको दबा रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो बात करते हैं कि नागरिक विद्रोह, जो नागरिक विद्रोह कब हुआ, उनमें से एक सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1763 से 1820 चला, यानी लगभग जो है 37 साल चला। कि सन्यासी विद्रोह बेदखल किए गए किसानों, राजाओं, नवाबों में विघटित फौजों के सिपाहियों ने बंगाल में सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में विद्रोह किया। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। एक ध्यान रखना है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो किताब है, प्रसिद्ध उपन्यास है इनका आनंद मठ। ध्यान रखना है कि आनंद मठ एक इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिनका इसी के आधार पर इन्होंने कथानक चूज किया है। चुआर विद्रोह, अगला विद्रोह कौन सा है, चुआर विद्रोह। ये विद्रोह जो है चुआर विद्रोह, ये बंगाल और बिहार के 5 जिलों में, कितने जिलों में, 5 जिलों में 1766 चुआर विद्रोह शुरू हुआ और 1772 ईस्वी तक चला। इसके बाद भी ये विद्रोह हुआ जो 1816 तक चला। मतलब पहला विद्रोह 1766 में शुरू हुआ, 72 तक चला, फिर पुनः स्टार्ट हुआ जो कि 1816 तक चला। अब अगला विद्रोह कौन सा आता है, जनजाति विद्रोह। जनजाति विद्रोह क्या है, इसमें नई बाजार अर्थव्यवस्था का उदय और आदिवासियों में असंतोष। मतलब क्या हुआ कि एक नई बाजार की उत्पत्ति अंग्रेजों ने करी होगी, जिसका उदय, अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और आदिवासियों में असंतोष फैल गया, जिसकी वजह से जनजाति विद्रोह शुरू हो गया। सामूहिक स्वामित्व की परंपरा का नष्ट होना और उससे उपजा असंतोष। मतलब सामूहिक जो स्वामित्व था
उस परंपरा का नष्ट होना, मतलब वो परंपरा नष्ट हुई और उससे भी ये असंतोष उपज पड़ा और उस जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण निरूपण हुआ। यानी जो जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि कब्जा में ले ली गई, व्यवस्था का संपूर्ण संबंधी व्यवस्था का जो विदारण हुआ, अब कब्जा कर ली गई, उससे भी ये असंतोष हुआ, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। आदिवासी इलाकों में औपनिवेशिक राज की घुसपैठ व हस्तक्षेप। औपनिवेशिक राज घुसपैठ हो गया, हस्तक्षेप किया गया, जिसकी वजह से भी ये विद्रोह हुआ। एक फिर विद्रोह आता है कोल विद्रोह। ये क्या था? सिंहभूमि जिले की कोल जनजाति, एक जनजाति है कोल, संथाल है, कोल है, बिरसा मुंडा एक जनजाति है, ये सब जनजातियां हैं। और इन जनजातियों में सिंहभूमि जिले के कोल जनजाति की बात कर रहे हैं, लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु 1831 में विद्रोह किया। उनकी स्वतंत्रता खिंची जा रही थी, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया। ये विद्रोह रांची, हजारीबाग, फ्लामू और मानभूम तक फैल गए। रांची क्या है? रांची अभी भी झारखंड की राजधानी है। कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है कि कोल विद्रोह हुआ, क्यों हुआ, यानी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु, और उसके जो नेता थे वो कौन थे? उसको नेता का नाम है बुद्धो भगत। अगला हम बात करेंगे संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह क्या है? संथाल विद्रोह भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र दमन एकोह में ये विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश के खिलाफ ये सबसे जबरदस्त विद्रोह था। महाजनों का बढ़ता अत्याचार इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। किसका अत्याचार? महाजनों का। महाजन माना कि जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा कि चौथाई हिस्सा कर लो, लेकिन महाजनों ने नहीं, महाजनों ने आधा आधा कर दिया। इतना परेशान किया, अत्याचार बढ़ाया, इसकी वजह से भी ये कारण बन जाता है कि ये विद्रोह सिंधु और कान्हू दो नेताओं के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखना है, जो विद्रोह हुआ कोल वाला, ये खासकर जो तुम्हारा संथाल विद्रोह है, इसके जो दो नेता हैं उनका नाम है सिद्धू और कान्हू, दो नेताओं का नेतृत्व हुआ था। अंग्रेज सरकार ने भूमि का स्वामित्व जनजातियों के लिए निर्धारित करते हुए उनके संरक्षण हेतु भूमि कानून यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाया, जिसके तहत किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। कुछ क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिनका संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी होगा। ये 2018 प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देंगे कि इसका जो उत्तर है ये दोनों सही हैं, किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? इसमें उत्तर है 1899 से 1900 बिरसा मुंडा विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा विद्रोह। ये बहुत अच्छा एक विद्रोह जो कारण थे में खासकर जो पारंपरिक अधिकार थे में कटौती, बंधुआ मजदूरी तथा औपनिवेशिक कानूनों आदि का बढ़ावा, यानी अकाल कारकों ने इनके असंतोष को बढ़ावा दिया। इससे उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं। इसको बिरसा मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं। बिरसा मुंडा एक साधारण किसान का पुत्र था और वैष्णव विचारों में प्रभावित था, जिन्होंने 1895 में अपने आप को पैगंबर होने का दावा किया। किसने? ये क्वेश्चन अगर आ जाता है कि पैगंबर होने का दावा किसने किया, खासकर तो संथाल जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने पैगंबर होने का 1895 दावा किया। अब मोपला विद्रोह देख लेते हैं कि मोपाला किसानों ने मालाबार के
मोह पाला किसानों ने 1836 से 1854 के मध्य कम से कम 22 बार विद्रोह किया। कितनी बार? 1836 से 54 तक 22 बार विद्रोह किया। मोपला मुख्यतः मुस्लिम किसान थे, जबकि इस क्षेत्र में अधिसंख्यक भूस्वामी हिंदू थे। मालाबार ने नंबूदरी ब्राह्मण इन किसानों का आर्थिक शोषण करते थे। अब आता है नील विद्रोह। जो नील आंदोलन है, ये 1859 से 60 का नील आंदोलन बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में। नील की खेती कराने वाले अधिकतर बागान मालिक यूरोपीय थे, जिन्होंने किसानों को जबरदस्ती अग्रिम लेने, करार करने और नील उगाने हेतु बाध्य किया। भुगतान में भी काफ़ी धांधली थी। एक तो जबरदस्ती करवाते थे, दूसरा भुगतान भी ठीक से नहीं करते थे, धांधली करते थे, कम देते थे पैसे। दीनबंधु मित्र ने बंगला में नील दर्पण 1858 से 59 में लिखा और नील कृषकों की दुर्दशा को उजागर किया। दीनबंधु मित्र ने बंगला में नील दर्पण लिखा। अगला देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917। 18 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में किसानों ने नील बागान के मालिकों के खिलाफ संघर्ष किया। असंतोष का मुख्य कारण कृषकों का भूमि पर स्थायी अधिकार न होना था। ये जो गांधी जी का नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। पहले गांधी जी कोई भी आंदोलन वो सत्याग्रह नहीं किया था। चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी का पहला सत्याग्रह था। इसमें खासकर और देखते हैं क्या है कि वस्तुतः जिस व्यवस्था के अंदर नील की खेती की जाती थी वह तिनगठिया कहलाती थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर केवल नील की खेती ही करनी थी। अतः चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। भारत में पहली बार गांधी जी ने यहाँ अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिसमें एक इन्होंने सदस्य बने थे। इन्होंने काफ़ी मेंबर बनकर के काम किया और धरना पे बैठ गए थे। अंग्रेज़ों ने इनको जेल भी करा, लेकिन वापस आ गए थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस चरण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नील नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील खेती का राष्ट्रीय नेताओं का विरोध किया जाना, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण, ऐसा कुछ नहीं था। इसका ऑप्शन ए सही है। नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का जो विरोध था, इसमें महात्मा गांधी गए भी थे और ठीक ठाक योगदान दिया। उन्होंने देखा कि बहुत ही बिहार में चंपारण जिला है जिसका में विद्रोह हुआ था। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जो तेभागा जो आंदोलन है, इसकी क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, भूमि का वास्तविक कैरियर होने के नाते भूमि स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना गलत है। जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दास्ताकांत, ये भी गलत है। कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना, ऐसा कोई मांग नहीं थी। उस ऑप्शन ए सही है। जमींदारों को हिस्सेदारी का फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना है। खेड़ा सत्याग्रह का क्या था? लगान माफ़ी के प्रश्न को लेकर बम्बई सरकार के विरुद्ध शुरू किया गया। किसानों की मांग पर पूरी फसल न होने के कारण लगान माफ़ किए जाने की मांग थी। 22 मार्च 1918 से गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रारंभ नादियाद से की। इस सत्याग्रह में इंदुलाल याग्निक, विठुल भाई पटेल और अनुसुईया साराभाई
ने गांधी जी की मदद की। अनुसुईया साराभाई ने काफ़ी मदद की। बारदोली सत्याग्रह, ये सत्याग्रह बारदोली सत्याग्रह है 1928 से 1929 ईस्वी में, और 1930 से 1931 ईस्वी में गुजरात के बारदोली जिले में किसानों के दो संघर्ष हुए। 1927 के कपास में मूल्य गिरावट आने के बावजूद जब सरकार ने बारदोली में राजस्व बढ़ोतरी की घोषणा की, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह आरंभ हुआ। इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। इसके पहले इनको वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बारदोली आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि मिली और खासकर वहाँ की महिलाओं ने इनको ये उपाधि दी थी। ध्यान रखना है। अगला कौन सा है? बंगाल का तेभाग आंदोलन। जोतदारों और बरगादारों के आपसी हितों के संघर्ष का परिणाम विरोध स्वरूप 1946 के उत्तरार्ध में बंगाल के बटाईदारों ने घोषणा की कि अब वे भूस्वामियों को उपज के आधे हिस्से की बजाय 1/3 हिस्सा देंगे। अब हम बात करेंगे कि 18 कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन हैं कि लॉर्ड वेलेजरी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? लॉर्ड वेलेजरी दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। मतलब क्या कह रहे हैं? लॉर्ड वेलेजरी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन लागू नहीं होता? कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। वहाँ पे एक राजा जो होता था वो सेना रखता था, खिलाता पिलाता था, लेकिन यूज अंग्रेज करते थे। यानी जो उस समय का गवर्नर था लॉर्ड वेलेजली, इसकी नीति थी, इसको खासकर इसने ही चलाया था, जो सहायक संधि के नाम से, जैसे कि बकरे को हलाल करके काम करना होता था। इसका मतलब सीधा होता था कि वो लोग पालेगा कोई और, काम करेगा कोई और। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था, ऐसा कुछ नहीं कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत करना चाहता था, ऐसा भी करना नहीं चाहता था। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, ऐसा भी नहीं था। लेकिन डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। अब देख लेते हैं 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, क्या वजह रही, कारण क्या रहे, नेता कौन कौन रहे, कहाँ कहाँ हुआ और किसने कितना बड़ा योगदान दिया। ये एक तरह ज्ञात हो गया था अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह से कि अब बदलाव होके रहेगा। इतना बड़ा आंदोलन फिर भी दबाया गया। असफलता के कारण क्या रहे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ वो दबाया गया। देख लेते हैं 1857 से 1858 की घटनाओं के रूप में अंग्रेजों को भारत में पहली बार एक ऐसे जनप्रतिरोध का सामना करना पड़ा जिससे कुछ अरसे के लिए भारत एक बहुत बड़े हिस्से से ब्रिटिश संप्रभुता को उखाड़ फेंका। ये विप्लव ब्रिटिश सरकार की शोषणपूर्ण नीतियों के विरुद्ध जनता के दलों में संचित असंतोष एवं विदेशी सत्ता के प्रति घृणा का परिणाम था। और इतनी ज़्यादा घृणा फैल गई थी कि अंग्रेज़ों को भी लगने लगा था कि अब खुद सत्ता में रहना ठीक नहीं है, संभालना मुश्किल था। कारण खासकर बहुत सारे जैसे कि एक लॉर्ड जो वेलेजली था, इसकी सहायक संधि भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, जिसमें राजाओं को घोड़े
रखना और वो खिलाते पिलाते रहते थे। जब सेना पर आक्रमण करना होता था कहीं पे तो वो खुद करते थे, खुद राजा कुछ नहीं कर सकते थे। जो पालता था वो कुछ नहीं कर सकता था। वहाँ पे बाहर से किसी से संधि नहीं कर सकते थे। बहुत सारा सहायक संधि के अंतर्गत होता था और ख़ासकर जो एक व्यक्तिगत नीति आ गई, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई थी 1848 में। जब लॉर्ड डलहौजी आता है तो वो राज्य का अपहरण या व्यक्तिगत की नीति, जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेके आ गया, जिसकी वजह से बहुत विद्रोह हो गया। इतना भी बड़ा विद्रोह हो गया कि इतना असंतोष फैल गया, इतना असंतोष फैल गया कि विद्रोह होना ही था और हो गया। कारण देख लेते हैं कि खासकर विद्रोह का प्रारंभ और प्रसार 1857 के विद्रोह संबंधित प्रथम घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री एक सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के रूप में हुई। जो महत्वपूर्ण कारण था, जो कि चर्बी लगे कारतूस, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना 1857 की क्रांति का। इस पर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। बैरकपुर को 2 भारतीय पलटनें विखंडित कर दी गईं। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत मेरठ में हुई, जब यहां भारतीय सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मारकर अपने साथियों को कैद से छुड़ा लिया। ये बहुत बड़ी घटना थी कि 10 मई 1857 को जब कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों को गोली मारकर अपने कैदियों को छुड़ा लिया और 16 मई को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कर दिया। 16 मई को दिल्ली पर कब्जा कर दिया, बहादुर सम्राट शाह को सम्राट घोषित कर दिया। असफलता का ये भी कारण था कि बहादुर शाह उस स्थिति में नहीं थे जिस स्थिति में उन्हें वहाँ का जो सम्राट घोषित किया गया, वो नहीं चाहते थे कि वो सम्राट बने, क्योंकि उनकी स्थिति बुजुर्ग, काफ़ी बुजुर्ग थे, संचालन करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें बनना पड़ा। दिल्ली पर कब्जे के 1 महीने के भीतर विद्रोह लगभग सभी बड़े केंद्रों कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। यहाँ से कुंवर सिंह जो है बहुत नेतृत्व ज़बरदस्त हुआ। दिल्ली में बहादुर शाह नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेता थे, परंतु वास्तविक नेतृत्व जो था वक्त खां के हाथ में था और उसने सेना का नेतृत्व वक्त खां ने ही किया। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब को विद्रोहियों ने कमान सौंपी और लखनऊ जो था, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला। हजरत जो उनके पुत्र वेजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया गया। बरेली में रोहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने विद्रोह की कमान संभाली। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में सिपाहियों का नेतृत्व किया। लक्ष्मीबाई की कहानी आपने पढ़ी होगी ठीक से, कि इन्होंने बहुत ही वीरता से युद्ध किया और युद्ध में मृत्यु को प्राप्त किया। युद्ध करते करते ही बलिदान दिया और विद्रोहियों का प्रभाव था अंग्रेजी नीतियों में जो परिवर्तन हुए उनको देख लेते हैं। असफलता के यही सारे कारण रहे कि एक संगठित होकर युद्ध न करना, एक एक जगह रुक रुक कर युद्ध करना, ये सब असफलता के कारण रहे कि हमारे पास यातायात की व्यवस्थाएं कम होना, यंत्र जो अस्त्र होते थे की कमी होना, बहुत सारे कारण रहे जिनकी वजह से असफल हुई नीति। 1857 के विद्रोह में भारत में अंग्रेजी शासन के द्वेष और दुर्बलताओं स्पष्ट कर दी, अतः ब्रिटिश सत्ता हस्तांतरण और शिष्टतर शासन हेतु कानून पारित किया, जिसके अनुसार भारत का अंग्रेजी शासन कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश राज मुकुट के अधीन हो गया।
गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी मिली। जो पहले गवर्नर जनरल था अब वो वायसराय बन गया, वायसराय बन गया। अब देखते हैं 1857 क्रांति के तत्कालिक व दूरगामी रूप में कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिसमें प्रमुख था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। अन्य बदलाव भी थे, यानी भारत शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना जाना लगा। स्पष्ट कहा जाता है भविष्य में कोई भी अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार वापस लिया गया। जैसा कि 1857 में, उसके पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया गया था, जिसके हड़प नीति के तहत उनको हड़प लिया गया। हड़प नीति से झांसी को भी हड़प लिया गया था, लेकिन अब ये अधिकार मिल चुका था। सरकार अब भारतीयों के धार्मिक सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, केवल कहने को था हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारतीय सैनिकों की संरचना व अनुपात में भी बदलाव हुआ। क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 19वां क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया का कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। इसका उत्तर ए सही है, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद व्यापार नियमन करना था, ऐसा कुछ नहीं था। अब देख लेते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन क्या था। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात करेंगे थोड़ा, कि सामान्यतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से मानी जाती है। कब से? 1885 से, जब कांग्रेस का स्थापना हुई थी। सुविधा के अनुसार दृष्टिकोण से इतिहास को निम्नलिखित चरणों में बांटा जाता है: उदारवादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन और गांधी युग। उदारवादी आंदोलन जो था 1885 से 1905 तक रहा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उग्रवादी आंदोलन 1906 में मुस्लिम लीग बनी। 1919 और गांधी 1919 से लेकर के 1947 तक, मतलब 1919 से लेकर के गांधी की बहुत एक युग था, जिसमें क्वेश्चन है। दो क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं, जो 2-3 क्वेश्चन है कि सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न तथा W.S. क्रैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? इसका ए ऑप्शन सही है। भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। ऐसा नहीं था। ऑप्शन बी सही है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। तो स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ है हमारा, उसको हम देख लेते हैं कि पहला चरण जो कि 1885 से 1905 कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि इसी काल में अवकाश प्राप्ति सरकार अफसर एवं ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जो एओ ह्यूम थे, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि अवकाश प्राप्त रिटायर थे,
इन्हीं के नेतृत्व में कुल मिला के स्थापना हुई थी। क्वेश्चन कई जगह आता है कि ओ ह्यूम के नेतृत्व में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुई है, कि सही है गलत है। कि 1885 में बम्बई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में बीसी बनर्जी की अध्यक्षता में एक हुए सम्मेलन हुई। फिर क्या होता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वेडरबर्न इसके सदस्य थे। 1893 में वेडरबर्न ब्रिटिश संसद में लिबरल सदस्य के रूप में प्रवेश किया ताकि भारत में राजनीतिक सुधार हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन किया जा सके। देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और जनता की मांगों का सूत्रीकरण और सरकार के समक्ष उसका प्रस्तुतिकरण आदि कांग्रेस के लक्ष्य थे। 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष 1887 में यानी 2 साल बाद कांग्रेस के मद्रास जो अधिवेशन हुआ उसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में चुनी गईं। सरोजनी नायडू को 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षा बनी और यही अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सरोजनी नायडू सुप्रसिद्ध कवयित्री व महान राष्ट्रीय नेत्री थी, जिन्हें द्वितीय चरण आता है कि जिसमें राष्ट्रीय द्वितीय चरण जो राष्ट्रीय आंदोलन का 1905 से 1919 ब्रिटिश राज्य के सही स्वरूप को पहचान तथा उग्र उदारवादी के संवैधानिक आंदोलन की विफलता, सन 1892 की सुधार कानून की अपर्याप्तता, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, आर्थिक संकट, लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन और 1905 में बंगाल का विभाजन से क्षुब्ध होकर उग्रवादी या अतिवादी राजनीतिक आंदोलनों का प्रारंभ हुआ। उग्रवादियों के साधन यानी विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार। इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, विदेशी माल का बहिष्कार यानी जला देना, विदेशी कपड़ा कुछ भी विदेशी को जला देना, स्वदेशी का प्रचार करना, ये सब उग्रवादी का साधन थे। अगला उग्र राष्ट्रवादी नेता जो थे बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, जिन्हें बाल लाल पाल के नाम से जाना जाता है, खासकर अरविंद घोष आदि। लाला लाजपत राय प्रथम विश्व युद्ध के आसपास अमेरिका की यात्रा की थी। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड डेफ टू इंडिया और यंग इंडिया जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों का लेखन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मैंजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, दयानंद और श्री कृष्ण की जीवनी भी लिखी। 2 क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सही है। अगर आप लोग ध्यान देकर पढ़ते हैं तो ऑप्शन एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। यानी दूसरा क्या है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। दोनों सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑप्शन सी। स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ए। आगे आता है कि बंगाल विरोधी जो आंदोलन हुआ उसमें स्वदेशी आंदोलन का योगदान रहा। मुस्लिम लीग, पार्लियामेंट्री सुधार, लखनऊ समझौता वगैरह 1916 में जो हुआ था उसमें खासकर देखेंगे, अगले पार्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें।
ताकि जो आप पढ़ रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो आप उनको ज़रूर भेजें ताकि उनका भी प्रॉफिट हो सके। थैंक यू सो मच।